नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, शायद इस हफ्ते ही। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी जंग और भी तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह कम सीटें दिया जाना है। हालांकि सपा का बिहार में कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता परिवार के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी है कि क्या इससे दूसरी बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को सीधा फायदा होगा भी या नहीं। फिलहाल बिहार का ये चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और अब जबकि इतना कम समय बचा है, किस तरह से बिहार की चुनावी तस्वीर नजर आ रही है, समझने की कोशिश करेंगे नेताओं और पत्रकारों के जरिए। मेरे साथ मनोज कुमार झा हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी के। दूसरे खास मेहमान BS शास्त्री हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। दो वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि मीडिया का जो कयास है कि वाकई जनाधार तो नहीं है, लेकिन इससे ये देखा जाएगा, जनता ये देखेगी कि जो एक एंटी बीजेपी या एक बीजेपी के उभार को जो काउंटर करने के लिए जो एक फोर्स बनाई थी वो कमजोर पड़ गई है। क्या आप भी ऐसे ही लेते हैं इसको? क्या गठबंधन इसी तरह से देख रहा है? नहीं आरफा जी, मैं सिर्फ चुनाव के माध्यम से ही हम नहीं देख रहे थे। जब गठबंधन बना तब बिहार का चुनाव पास में भी नहीं था। हमारी कोशिश थी कि एक वैकल्पिक आर्थिक सोच के पक्ष में अभी भी लोग खड़े हो सकते हैं। एक वैकल्पिक समावेशी सांस्कृतिक सामाजिक दर्शन के लिए लोग खड़े हो सकते हैं। हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीते 1.5 वर्ष में ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसमें एक रिपब्लिक ऑफ फियर के भी बीज काफी देखने को, तत्व देखने को मिले हैं। तो ये पृष्ठभूमि थी जिसमें हमने ये कोशिश की थी गठबंधन और विलय की। और बिहार चुनाव इसका गंतव्य नहीं था, एक मंजिल थी। और कल से हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस प्रक्रिया में शरीके सफर रही है हमारी, और हम चाहते थे कि गंतव्य तक साथ रहे, और अभी भी हमारा भरोसा है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि सीटों के हिसाब से हम इस चुनाव को नहीं देख रहे हैं। आरफा जी, हम 170 से नीचे कभी सीट नहीं लड़े। राष्ट्रीय जनता दल हमारा सबसे बड़ा आधार पिछले लोकसभा चुनाव में भी था, इंडिविजुअल दल के रूप में। फिर भी हमने कहा नहीं, ये विधानसभा के चुनाव का मसला नहीं है, ये बिहार का चुनाव नहीं है। बिहार के माध्यम से मुल्क में एक संवाद देने की कोशिश है कि वैकल्पिक राजनीति संभव है और सब कुछ दक्षिण पंथ के आगे कोर्निश करके चीजें खत्म नहीं होगी, या अधिनायकवाद के आगे झुक करके खत्म नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप इसी के मद्देनजर लगातार हमारी कोशिश है कि मुलायम सिंह जी वापस आए गठबंधन में। आप चुनाव के नए सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वाकई जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ये 5 सीटों का मामला नहीं है या ये सीटों का मामला नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह के लिए भी शायद लोग ये कह रहे हैं कि ये भी उनके लिए भी सिर्फ बिहार चुनाव का मामला नहीं है। ये देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं कि कुछ न कुछ, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूं कि कहीं न कहीं संप्रेषण में कुछ कमी आई है, कहीं न कहीं हम एक दूसरे तक पहुंचने में। लेकिन हमारे जितने भी साथ के लोग हैं उनको मानना चाहिए हम किस चुनाव लड़ रहे हैं। अपार धनबल से हम लड़ रहे हैं, हजारों ऐशो आराम से भरे रथ से हम लड़ रहे हैं। इस तरह के माहौल में हो सकता है हमसे चूक हुई हो, हम विमर्श ना कर पाए हों, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि सीटों को दरकिनार करिए और इस गठबंधन में वापस आइए, क्योंकि बिहार चुनाव, मैं वापस कहता हूं, सिर्फ एक छोटी मंजिल है, गंतव्य नहीं है। शास्त्री जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अभी भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है कि क्या वाकई मनोवैज्ञानिक अगर नुकसान उधर हुआ है तो क्या मनोवैज्ञानिक फायदा आपको हुआ है या फायदा वोटों का भी होगा? नहीं, देखिए, हम इसको फायदा और नुकसान की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। इसमें तो भारतीय जनता पर हमें तो पूरा विश्वास है कि हमारा वहाँ पर ग्राउंड वर्क पूरा है, हम लोग चुनावी मोड में हैं और हमारी पार्टी का बिल्कुल तैयारी है, हम लोग वहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। हम तो यहाँ चर्चा में जो विषय उठा है, हम उस पर मुझे हंसी आ रही है। वे लोग जो सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में हमने भी देखा है कि गठबंधन का कोई सिद्धांत होता है। गठबंधन का अभी तक यही सिद्धांत देखा गया है कि गठबंधन तभी होते हैं जब वहाँ कोई मुद्दा होता है। अगर 77 का गठबंधन देख ले या 89 का देख ले या उसके बाद 98 का देख ले या अभी 2014 का देख ले, ये सारे गठबंधन जो भी हुए थे
वो मुद्दा आधारित थे। जैसे 77 में इंदिरा गांधी के तानाशाही के विरुद्ध था, 89 में राजीव गांधी के समय में वर्कफोर्स करप्शन का था, 98 में सभी पार्टियां मिल करके कांग्रेस को से मुक्त बनाना चाहती थी, और 2014 में तो कांग्रेस मुक्त भारत बना भी दिया गया, जिस उद्देश्य से गठबंधन बना था वो हुआ। पर हमें आज नहीं लगता कि बिहार में जो ये गठबंधन महागठबंधन बना था वो किसी मुद्दे पर आधारित था। भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सरकार चल रही है, विकास के नाम पर यह सरकार चल रही है, और हमारे देश का दुनिया भर में जो एक नया भूमिका तय हुआ उसके आधार पर ये सरकार चल रही है। ऐसे में एक अच्छी खासी लोकप्रिय सरकार और विकास की तरफ बढ़ती हुई सरकार को एक क्या मुद्दा बनाया जा सकता था। फिर भी अगर ये गठबंधन बना तो इसे टूटना ही था, क्योंकि ये मुद्दा आधारित नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में कोई भी गठबंधन बनता है तो मुद्दे पर बनता है। यहाँ कुर्सी के लिए बना मुद्दा, कुर्सी पाने के लिए जंगल राज जैसे जिनको जंगल राज कहा जाता था उनके साथ भी हाथ मिलाया गया। गठबंधन इस प्रकार का था कि आप देखिए दिल्ली से केजरीवाल जो सुशासन की बात करते हैं, लेकिन जाकर के लालू जैसे भ्रष्ट आदमी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा इतना ही था कि हम बीजेपी को पीछे करें। जी ठीक है, लेकिन बीजेपी के लिए क्या दिखाने के लिए है बिहार में, ये हम जानने की आपसे जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार खबरें छप रही हैं कि जिस तरह से हार्दिक पटेल ने एक पूरा आंदोलन शुरू किया गुजरात में, गुजरात मॉडल को दिखाने में बहुत झिझक रही है बीजेपी। तो ऐसे वक्त में क्या वाकई जो केंद्र की सरकार है उसके मॉडल को बिहार में दिखाकर और वहां पर इस तरह से वोट मांगे जाएंगे कि यार नई रणनीति किस तरह की होने जा रही है? आपसे मैं अगला सवाल पूछूंगी, लेकिन फिलहाल डॉक्टर मनोज झा को जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, बस एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। विजय सोनकर शास्त्री जी ने गठबंधन का इतिहास सामने रख दिया। यस, तानाशाही के खिलाफ 77 में हम साथ आए थे। हुजूर, उससे बड़ी तानाशाही का आगाज हो चुका है, और मैं समझता हूं कि इसको आडवाणी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। दूसरी बात, विकास की बात तो अक्सर मत कीजिए, क्योंकि विकास जब मोदी जी के मंत्रिमंडल से आता है तो डरावना दुःस्वप्न हो जाता है। हमारे लिए भी विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन हम विकास में समावेशी विकास चाहते हैं। एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों के द्वारा निर्धारित और सेंसेक्स में देखे जाने वाला विकास नहीं, ये भी हमारे लिए मुद्दा था, इसलिए हम साथ आए। जी शास्त्री जी, मैं आती हूँ। विनोद शर्मा जी बताइए, फिलहाल की ये तो बातें नहीं नेताओं की, लेकिन असली तस्वीर क्या है? आखिर हुआ क्या मुलायम सिंह यादव को? ये बात तो सही है कि 5 सीटों का इधर हो जाना या उधर, अगर 10 सीटें भी मिल जाएंगी शायद बहुत सीटें नहीं जीत पाएंगे वो 10 में से भी। हुआ क्या है आखिर? देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव को अपनी राष्ट्रीय छवि बनाए रखने के लिए ये उचित नहीं लगता कि नीतीश कुमार वहां इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि वो फिर दावेदार हो जाएंगे, जीत जाए इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं? हाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व के। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को जब लीडर बनाया गया, जो कि अभी कोलिशन जिसमें मर्जर होना था, वो तो चेहरा है, अध्यक्ष है, हाँ। उनको जो अध्यक्ष जी जो हैं, उनको ये लगता है कि अगर बिहार में नतीजे कुछ ऐसे निकले जहां पर सीधी टक्कर माननीय प्रधानमंत्री की नीतीश माननीय मुख्यमंत्री के साथ है, तो उसमें फिर मुल्क की फिजा बदल जाएगी। और हो सकता है कि ये जो गठबंधन है और जिसको एक फ्रंट बनाने की कोशिश है, या जनता परिवार को दोबारा से मिलाने की कोशिश है, उसमें नेतृत्व का सवाल उठे। क्योंकि आप इस बात को मान के चलिए, बात सच है कि मुलायम सिंह यादव, जहाँ तक मास बेस की बात है उत्तर प्रदेश में उनकी, तो वो नीतीश कुमार पे भारी पड़ते हैं। लेकिन जहां तक एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है, क्रॉस पार्टी एक्सेप्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी नीतीश की ज्यादा है। उसके कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि मुलायम सिंह जी ने वादा खिलाफी ये सिर्फ पहली बार नहीं कर रहे हैं। वो उनका क्या सरमाया है बिहार में, मैं पूछना चाहता हूँ। और जिस तरह से इसको पूरे इशू को उछाला जा रहा है, उसको मैं मजाक में कह रहा था कि जैसे कोई मल्टी स्टेरियर फिल्म हो और उसमें इफ्तिकार जो एक्टर है वो विड्रॉ कर ले कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। उसका तो काम में आखिर में पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के और बंदूक लेके आने वाला काम था। तो जहां तक उनकी जो वेट का सवाल है बिहार में, उनका वेट कुछ ज्यादा वेट बिहार में नहीं था। लेकिन ये बात सच है, जैसे जहाजी कह रहे हैं कि ये जो पब्लिक परसेप्शन है, और जो पब्लिक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कि ये जो कुनबा है ये चलने वाला कुनबा नहीं है। और उसमें मैं समझता हूँ सबसे पहले उस कुनबे में
मुलायम सिंह जी ने सेंध लगा दी। इन्होंने पहली बार ये काम नहीं किया है। और अध्यक्ष नहीं। जी हाँ, इन्होंने पहली बार ये काम नहीं किया है। इन्होंने 98 में भी ऐसा किया था। इन्होंने, इनकी आदत है कि जो दल सत्तारूढ़ रहता है केंद्र में, ये उसके साथ रहते हैं, भले ही वो यूपी हो और भले ही वो एनडीए हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये उनके साथ रहते हैं। ये उनके साथ रहते हैं। शास्त्री जी, आपको पूरा मौका मिलेगा, मुलायम सिंह जी उनके साथ रहते हैं। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है और मुलायम सिंह जी अपने रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ बुरे नहीं बनाना चाहते, बियॉन्ड अ पॉइंट। और इसलिए और भी उनकी समस्याएं हैं, उसमें जाना उचित नहीं है। वो नॉन पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी और आरोपी डिबेट हो जाएगी। उर्मिला जी, क्या वाकई इस थ्योरी में आप यकीन रखते हैं? काफी डराने वाली बात है जिस तरह से कह रहे हैं कि जो आदमी जिस चीज को बना रहा है, जिस इमारत को बना रहा है, दरअसल वही उसे ढाना चाहता है। अगर देखा जाए, एक बड़े चेहरों में से एक थे मुलायम सिंह यादव, कि क्या वाकई नीतीश कुमार के बढ़ते कद से कि अगर वो तीसरी दफा भी चुनाव जीत गए, उनके चेहरे पर चुनाव जीत गए कि अब की बार फिर नीतीश कुमार की सरकार, तो वाकई ये मुलायम सिंह के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ बातें ये भी हैं जो सीक्रेट डील्स बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी की हुई हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है। नहीं, देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से थोड़ा सा देखता हूँ। ये जो पहलू है, ये विनोद ने जो कहा, ये हो सकता है, लेकिन ये कोई इस चुनाव में जो कुछ हो रहा है उसका ये सबसे प्रमुख नहीं पहलू है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब नीतीश और लालू प्रसाद के बीच में एकता कराने की कोशिश की, या तीनों ने मिलकर पहल की, और उसमें मुलायम सिंह को, चूंकि वो सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता हैं, स्तर के दिग्गज हैं, तो इसलिए उन्होंने एक मुखड़ा अपना बनाया और कहा कि भाई आप हमारी अध्यक्षता करें। लेकिन याद रखें कि ये विलय नहीं हो पाई और न तो प्रॉपर कोई गठबंधन बन सका। ये हुआ अल्टीमेटली, जो फाइनल डिसीजन हुआ इन लोगों के बीच कि ठीक है, अभी फिलहाल कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें देवगौड़ा साहब भी शामिल थे, उसमें और भी लोग शामिल थे, हरियाणा की लोकदल के भी लोग शामिल थे। तो अल्टीमेटली फैसला ये हुआ, जो अनाउंस किया गया, कि ठीक है, नीतीश और लालू प्रसाद, चूंकि बिहार में यही दो प्रमुख पार्टियां हैं, ये आपस में मिलकर पुख्ता ढंग से चुनाव लड़ें, बाकी बाद में देखा जाएगा। बिहार चुनाव के बारे में बाद में ये घोषणा इनकी हुई थी। तो समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए उसने कभी कोई क्लेम नहीं किया था, जहां तक मेरी जानकारी है, और जहां तक ऑन द रिकॉर्ड जानकारी है, कि उन्होंने लालू से और नीतीश कुमार से कभी कहा हो कि मुझे इतनी सीटें चाहिए ही, तो ऐसा कभी नहीं लगता। उर्मिला जी, आप ही कह रहे हैं कि अगर 5 की जगह 10 सीटें भी मिलती तो भी नतीजा यही होता। एग्जैक्टली, और मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 5 भी नहीं मांगी थी। और समाजवादी पार्टी, सच्चाई यह है, जो विनोद ने भी बात कही, कि पूरे बिहार में, बड़ा प्रदेश बिहार भी है, वहां एक पंचायत का प्रधान भी शायद समाजवादी पार्टी का ना हो, और अगर खड़ा भी होगा तो शायद ही वो जीत पाए। तो ऐसी स्थिति में जब समाजवादी पार्टी की ऐसी स्थिति बिहार में है, तो उसमें 5 सीट, 10 सीट या 20 सीट का जो क्लेम, आई थिंक ये दिखावे का है। यह एक ऐसा दिखावा है, राजनीतिक दिखावा, जिसके पीछे कुछ और चीजें छुपी हुई हैं, जिनकी तरफ इशारा किया विनोद ने। मैं भी इशारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें सियासत में दबी होती हैं, लेकिन सच यह है कि राजनीतिक प्रश्नों से ज्यादा अराजनीतिक या व्यक्तिगत या दूसरे ढंग के इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम मुझे लगती है, कि देखिए, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से भी गठबंधन के बारे में कुछ गलतियां हुई हैं। और वो गलतियां क्या हैं? समाजवादी पार्टी पर आज वो इतना उसको तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि उनके प्रमुख नेता, जो भविष्य में उनके बड़े नेता हो सकते थे, वो नाराज हैं, और धारणा और मनोविज्ञान बदल रहा है। बीजेपी को वाकई फायदा हो रहा है कल के इस ऐलान से। लेकिन बिहार में गठबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनसीपी समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है। और यही नहीं, लेफ्ट जो है, 3 पार्टियां लेफ्ट की, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये तीनों पार्टियां जो एक होकर लड़ रही हैं, वह भी इस अलायंस में, जो मनोज झा कह रहे हैं कि इस चुनाव का क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, क्या इशू है, उस हिसाब से वो भी तीनों बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने एनसीपी और लेफ्ट को एकोमोडेट करने या परसू करने या उनको समझाने बुझाने के बजाय एक दूसरी ऐसी जहमत में फंस गए हैं, जो दरअसल बिहार की सियासत से जुड़ी नहीं है, वो केंद्र और उत्तर प्रदेश के मामले से जुड़ी हुई है। बिल्कुल।
यानी ये देखना होगा लेकिन कि बहुत जल्दी चुनाव जो है जैसे ही बिहार का खत्म होगा आवाजें तेज होने लगेंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए और फौरन जो है चुनावी एक तरह से गियर में वापस आ जाएगा उत्तर प्रदेश। किस तरह का फायदा है नुकसान होता है उनको। लेकिन बी एस शास्त्री जी ये बताइए फिलहाल कि क्या वाकई बीजेपी भी ये गुणा भाग कर रही है कि ओवैसी साहब ने अभी ऐलान नहीं किया है कि वो चुनाव फाइनली लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जरूर इसको लेकर बात ये हो रही है कि मुलायम सिंह कहीं ना कहीं ओवैसी टूश साबित हो सकते हैं कि एक तरफ वो वोट काटेंगे दूसरी तरफ मुलायम सिंह वोट काटेंगे और फायदे में रहेगी बीजेपी। देखिए आरपा जी, इस पर तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले डॉक्टर मनोज जी ने और विनोद शर्मा जी ने कुछ बातें कही थी, मैं उस पर थोड़ा सा अपने तरफ से स्पष्टीकरण जरूर देना चाहूँगा। जहाँ तक इन्होंने डॉक्टर मनोज जी ने कहा तानाशाही की बात, तानाशाही तानाशाह एक ऐसी शक्ति के रूप में मोदी जी को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका भ्रम है, इस भ्रम को वो दूर कर ले। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलने वाली पार्टी है और जहाँ तक हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास के मामले में हमारी पार्टी खरी उतरी है। इसके लिए देसी विदेशी सभी इंडेक्स को आप देख सकते हैं। जहाँ तक शर्मा जी ने बताया है, शर्मा जी ने कहा मुलायम सिंह जी के बारे में जो टिप्पणी की कि नहीं ये वहाँ पर वास्तविकता कुछ और है जिसको वो संकेत में बोल रहे थे, पर मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि ये वही बिहार है जहाँ पर कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी को भी यही जो गठबंधन में शामिल लोग हैं इन लोगों ने उसको 4 सीटें दी थी, मुलायम सिंह जी को तो 5 सीटें दी हैं। वहाँ का ये परंपरा रहा है, वो लोग औकात दिखला देना चाहते हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि मुलायम सिंह जी की औकात कितनी है। ये अलग की बात है कि मुलायम सिंह जी को ये तकलीफ हुआ है और उन्होंने अपनी भूल महसूस की है कि ये गठबंधन का जो मामला था, जहां कोई मुद्दा नहीं था, कुछ नहीं था, अच्छी भली एक सरकार जो देश के विकास के इंडेक्स को तेजी से ऊपर ले जा रही है, युवकों को रोजगार देने के मामले में और गरीबों को आवास से लेकर के उनकी मूलभूत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है, ऐसी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा मिल भी नहीं सकता है। पर आपने जो प्रश्न किया है कि इसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, मैं उस पर इतना स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लाभ हानि के लिए नहीं, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि देश के और क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, वहाँ के करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का मुद्दा है। हमारी केंद्र की सरकार की तरफ से जो मेक इन इंडिया या तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहा है, जन धन योजनाएं चल रही हैं, इनका पूरा लाभ वहाँ के बिहार को मिलने वाला है। शास्त्री जी, क्योंकि आपने रोजगार की बात छेड़ दी तो लगे हाथ ये भी बता जाइए कि गुजरात में आरक्षण आंदोलन होने के बाद भी क्या आप ये कह पाएंगे कि बीजेपी की सरकारें जिन राज्यों में होती हैं वहां पर्याप्त रोजगार होता है? नहीं, इसको हमें आश्चर्य है कि आप गुजरात के आंदोलन को आरक्षण के आंदोलन को आप रोजगार से जोड़ करके देख रही हैं। कैसे देखेंगे? सच्चाई तो ये है कि अगर इस साल का जो पिछला साल हमारी सरकार का रहा है, इस साल का अगर रोजगार का आंकड़ा देखें तो 10% ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। मैं गुजरात के उस आंदोलन के बारे में जरूर इतना टिप्पणी करना चाहूँगा कि जहाँ तक आरक्षण की बात है, गुजरात में पटेल समाज आरक्षण मांग रहा है। ऐसे हमारे देश में तमाम अन्य गुर्जर समाज या मराठा या तमाम लोग आरक्षण मांग रहे हैं। ये जायज है या नहीं जायज है? हम तो इतना भी कहना चाहेंगे कि आरक्षण के मामले में हिंदुस्तान में शुरू से जब से आरक्षण दिया है गया है तब से आज तक किसी पत्रकार ने ना किसी नेता ने ये स्पष्ट ही नहीं करने की कोशिश किया कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। आरक्षण जैसे दलित समाज को आरक्षण दिया गया है तो दलित समाज के लोगों को भी ये नहीं पता कि उनको आरक्षण क्यों दिया गया है और गैर दलित समाज के लोगों को भी ये नहीं समझ में आता कि आरक्षण क्यों दिया गया है। आरक्षण शास्त्री जी निवेदन करने की आवश्यकता है कि आरक्षण दलित समाज को क्यों दिया जाता है और गैर दलित समाज को क्यों नहीं दिया जाता। शास्त्री जी सुनिए, अन्य अन्य लोग आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं उनके आरक्षण की मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है? ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। अरे सुनिए, बहस की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे बहुत लंबी बहस हुई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ने शास्त्री जी आपसे निवेदन है, लेकिन उसमें
सुन तो लीजिए अब आप। असेंबली में हुआ सुन था, तो डॉक्टर लीजिए। अम्बेडकर ने किया था। अरे सर, सुन लेकिन तो आज कोई व्यक्ति ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि सुनेंगे नहीं ना। आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। आपसे पटेल निवेदन समाज है ने कि सुन आरक्षण लीजिए। मांगा, क्या देश ने समझाया कि क्या देश ने स्पष्ट किया कि पटेल समाज क्यों आरक्षण मांग रहा है? मराठा समाज, गुर्जर अरे समाज सर, आप ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आरक्षण मांगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या डिबेट तो क्या पढ़ देश के लें। लोगों ने समझाया कि आप- क्यों इनको मिल अरे, रहा है, सुन तो लीजिए। मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। अरे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ लें शास्त्री और जी। अपनी राजनीति चलिए की विनोद जी, इस पे रोटी किसी केवल और दिन सेकने बहस की करेंगे। कोशिश कर रहे चलिए हैं। समय मेरे पास बहुत कम है, माफी चाहती हूँ। नहीं, किसी मैं दिन पढ़ा रहा आरक्षण हूँ। पे बहस जरूर बुलाएंगे कि आखिर क्यों होना चाहिए आरक्षण और क्यों नहीं होना चाहिए। जिसको मिल रहा है उसे भी पता नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा है क्यों नहीं ये मिल रहा, गलत बात है। उसे भी लोगों नहीं को पता है उनको क्यों मिल जी रहा हाँ, है। बिल्कुल। और लेकिन हमने डॉक्टर और झा, इस देश के संविधान कर्ताओं ने बताया है लोगों चलिए, मैं को नहीं कि चाहती क्यों दिया जा रहा कि है। बहस भटक जाए। डॉक्टर झा, ये बताइए कि जिस तरह से खासकर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, और जो चेहरा है बिहार में फिलहाल विकास का बीजेपी के लिए, वो एक पूरा केस सामने रख रहे हैं कि फिलहाल जो ये अलायंस है, दरअसल ये 25 साल में बिहार में जो कुछ गलत हुआ है ये उसके लिए जिम्मेदार है, और ये लोग साथ में आकर बिहार को वहीं पहुंचा देंगे जहां से उसने शुरुआत की थी, और ये केस काफी मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री जी अंकगणित में भी कमजोर निकले। 25 वर्षों में 15 वर्ष तो हमारा जो लालू राबड़ी जी का था, जिसको ये जंगल राज कहते हैं, और हर बार 5 वर्ष के बाद ये चुनाव जीत के आए। हमने 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 बूथ नहीं लूटा था, चुनाव चोरी नहीं की थी, और उसके बाद 10 वर्ष में 8 वर्ष भाजपा साथ में थी। तो 25 साल का हिसाब, 8 वर्ष का हिसाब तो खुद ही प्रधानमंत्री दे देते तो बेहतर था। अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें बड़ी खुशी है इस बात के कि प्रधानमंत्री जी पोस्टर बॉय हैं भाजपा के, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में बीते 8 महीनों में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न चल रहा है, तो जितना ही वो पोस्टर पे आएंगे तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अपना काम करेगा। टिप्पणी ठीक नहीं है और आपको इस प्रकार की टिप्पणी करने का हक नहीं है। अरे हुजूर अभी तानाशाही लागू नहीं हुई है, लेकिन आपका वक्तव्य तो मुझे डरा रहा इस तरह की है। टिप्पणी मुझे नहीं ये कर सकते। चिंतित होने पे महसूस कर रहा टिप्पणी कर रहे हैं आप। कभी अंकगणित की बात करें कि प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है, बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शोभा नहीं देता। राज्यसभा टीवी ऐसी टीवी है, चलिए शास्त्री जी, इस समय देख रहे होंगे आपको, आपकी सभ्यता और बोलने की सलीकता को भी देख रहे होंगे। शास्त्री जी, उनको जवाब पूरा करने दीजिए। आरफा जी बोलिए। पहली बार ये हो रहा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खास मैं इतने वर्षों से ये साथ बात कर रहा हूं, पहली बार भाजपा के किसी भी सदस्य ने, मैंने कहा प्रधानमंत्री के पोस्टर बॉय होने पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग रहा है, इसमें गलत क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं पता होगा इनको। और जहां तक रही सामाजिक न्याय वाला आरक्षण की बात, विनोद जी ने आपको कहने की कोशिश की, ये बातें ठीक नहीं है। हम भी जंगल राज की बात कर सकते हैं, आप भी जिस तरह की बातें करें, नीतीश कुमार जिस प्रकार से हम भी लालू के गोद में बैठ गए हैं, मैं ये भी बात कर सकता हूँ। पर चलिए, समय बहुत कम है, यहाँ तो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनसे एक सवाल लेती हूँ, और समय बचा तो आपकी तरफ भी आऊंगी। विनोद जी, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह की ये कैलकुलेशंस में पार्टियां लग रही हैं, उस सब के इतर अगर हम देखें तो बिहार की जनता को आखिर क्या चाहिए? उनके सामने बीजेपी का परफॉर्मेंस भी है, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया है, वो लालू यादव को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई नए खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आखिर वो कैसे चुनेंगे? देखिए, 2 चीजें बिहार के इलेक्शन में अहम होने वाली है। एक तो ये कि जो अलायंस शीर्ष पे हुआ है, ये जो 3-4 पार्टीज के बीच में, क्या वो जमीन पे कार्यान्वित होता है, जो उनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। प्रैक्टिकली क्या इसको आरजेडी और जेडीयू का ही अलायंस? ये आरजेडी जेडीयू अलायंस ही है। कांग्रेस सिर्फ इसमें वैल्यू एडिशन या फोर्स मल्टीप्लायर, मिनिमल फोर्स मल्टीप्लायर है। और एक कारण ये भी है कि कांग्रेस को 40 करीब सीटें मिली, जिससे कि मुलायम सिंह जी उत्तेजित थे कि उनको 40 और हमको 4, क्योंकि कांग्रेस से भी प्रतिस्पर्धा है ना समाजवादी पार्टी की। वो तो ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। देखिए, वो कई विरोधाभास इस अलायंस में हैं। क्या वो विरोधाभास सॉर्ट आउट हो जाएंगे इलेक्शन पहुंचने तक? एक। और दूसरा कि ये जो पार्टी है, अभी तक ये जो इंप्रेशन गया है, जो सिग्नल गया है कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे आधारित अलायंस है, क्या इसमें एस्पिरेशन का जो पुट जरूरी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसमें दागने की कोशिश कर रही है? जो हम माननीय प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और वादे करते हैं लोगों से कि, और जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया, जिसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं नीतीश जी
कहते हैं कि ये स्पेशल पैकेज नहीं है, रीपैकेजिंग है, और जाली नोट भी कहा उन्होंने, काउंटरफीट करेंसी कहा लास्ट पटना रैली में। लेकिन ये तो उनका विवाद है, ये उस पर ही रहने दीजिए। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की वो दूर से अच्छी नजर आ रही है इनके मुकाबले, क्योंकि बीजेपी ने ओवैसी, पप्पू यादव, आप समझ रहे हैं ना, ओवैसी, पप्पू यादव, अब मुलायम सिंह जी ने भी अपना उसमें योगदान दे दिया। हवन में आहुति मानता हूं मैं भाजपा के, ये सच्चाई तो यही है, क्योंकि उनको ना कुछ मिलना बिहार में और ना कुछ वो पाना चाहते हैं शायद। और जो एनसीपी, जैसे कि ये उन्होंने इसने सही बोला कि एनसीपी उनसे बड़ी पार्टी है बिहार में, जहां तक उनकी सीट जीतने की संभावना की बात थी। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कठिन परिश्रम की जरूरत है इस अलायंस को, क्योंकि भारतीय जनता के पार्टी के पास साधन भी हैं और समाचार फैलाने के लिए जो जिस तरह से वो रीच चाहिए वो भी है, जो कि इनके विरोधियों के पास आज के दिन नहीं नजर। टेक्नोलॉजी का भी काफी इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे ये बताइए कि क्या वाकई ये चुनाव सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट बन के रह जाएगा? कौन किसके साथ जाएगा, कौन सी जाति कहाँ जाएगी, किन इलाकों में किन पार्टियों के साथ हम टाई अप कर पाएंगे, या फिर वाकई मुद्दों की भी कोई बात कहीं पर होगी? नहीं, देखिए, मुद्दों की बात इलेक्शंस में होती है। भारत में जो इलेक्शंस होते हैं, ऊपर से हम चाहे जितना भी कहें कि ये केवल पहचान का मामला है, जाति का मामला है, लेकिन मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने जो ज़मीन पर देखा है चुनाव कवर करते समय। लेकिन बिहार के इस इलेक्शन की एक खास बात जो मुझे लग रही है कि देखिए, अभी जो समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन से तथाकथित तौर पे हटने की बात है, ये महज धारणाओं और मनोविज्ञान बनाने तक सीमित मामला है, जिससे बीजेपी को बढ़त मिली है। लेकिन हवा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार में जो गठबंधन है, दरअसल वो महागठबंधन नहीं है। दरअसल वो लालू और नीतीश का गठबंधन है, वो महागठबंधन भी नहीं है। महागठबंधन में तब कहता जब उसमें लेफ्ट होता, जब उसमें तारिक अनवर की पार्टी भी होती, सीमांचल में जिसका प्रभाव है, तब वो एक महागठबंधन दिखता। अभी ये बेसिकली बुनियादी तौर पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, जो वाकई कांग्रेस के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हैं। तो थोड़ा सा असंतुलन जरूर है इस गठबंधन में सीटों के एलोकेशन में। लेकिन आप अभी मत भूलिए कि बीजेपी के गठबंधन ने अभी सीटों का आवंटन ही नहीं किया है, और वहां भी बहुत मारामारी है, कम नहीं है। और दूसरा, बीजेपी कह रही है उसे 160 सीटें चाहिए। एग्जैक्टली। और उन्होंने सुना है जो रथ यात्रा रथ बनाए हैं वो 167 या 164 बनाए हैं, यानी शायद उससे भी और ज्यादा। तो इतने सारे क्षेत्रों में उनके रथ घूम रहे हैं, लेकिन या घूमेंगे। लेकिन इस चुनाव की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के पास जिस नेता पर सबसे अधिक अटैक वो कर रहे हैं वो नीतीश कुमार पर, और कह रहे हैं कि इनके पास केवल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कास्ट है, हमारे पास डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट के पोस्टर बॉय बीजेपी के नीतीश कुमार ही रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में वो गिरिराज सिंह नहीं हो सकते, जिन्होंने कहा कि उन लोगों को जो विरोध करते हैं इस समय पार्टी का पाकिस्तान चले जाएं, या जिन्होंने रणवीर सेना के उस समय के जो कमांडर साहब थे, जब उनके साथ कुछ हुआ था तो उन्होंने वहां पे जुलूस निकलवाया था, वो नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर अब तक बीजेपी को नाज रहा है, अब वो उनको गाली दे रहे हैं। तो ये जो दोनों कार्यक्रम खत्म करना होगा। आखिरी सेंटेंस शास्त्री जी। आरिफा जी, अभी इन्होंने जो बातें कही हैं इस पर मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों लीडर हैं, अनेकों लोग क्यों नहीं एक को भी सामने लाया? आज हमारे साथ नहीं, हमारी पार्टी का ये एक तरीका होता है कि हम कभी चुनाव चेहरे पर भी लड़ते हैं, कभी नहीं भी लड़ते हैं। 2014 में तो ये तरीका नहीं अपनाया था आपने। आप लोग आडवाणी जी आप नहीं माने। समय आने पर हमारे लीडर घोषित हो जाएंगे। समय आने पे हम फिर से बहस करेंगे। अभी बहुत चुनाव में समय है और बार बार हम आएंगे। बिहार बेहद दिलचस्प हो रहा है इस वक्त, तो शायद कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि 2014 के बाद अगर कोई एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है तो वो बिहार का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद अब देखना होगा कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव साबित होता है और खासकर कितने अलग अलग कोणों से जो है ये तस्वीर बदलती है। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।